Hello, dear aspirants, and welcome back to the foundation series. So, guys, if you're targeting RBI Grade B for next year or any banking exam for this year, this series is going to be a game changer for you. Guys, in this series, we are covering each and every component from the very basic, very foundation, and you can use this for your preparation for any banking exam or any regulatory body exam. So this is lecture number 11 for your from your foundation series, and today we are going to discuss tenses. So we started off with tenses in the previous lecture, और आज उसी को हम continue करने वाले हैं. So don't forget to like this session and don't forget to watch it till the end to understand the complete concept of tenses. तो अगर आपने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है, इस वीडियो को यहीं पे रोक लीजिए. पहले पिछला लेक्चर एक बार दिखाइए, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा, नहीं तो आपको उसके बिना ये चीज़ समझ नहीं आएगी. एंड गाइज, अब ये तो चलो हमारी यूट्यूब सीरीज़ है, लेकिन अगर आपको अपनी स्पीड से प्रिपरेशन करनी है, जिसमें आपको साइड बाय साइड अपने लेक्चर्स के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलें, सैम्पल टेस्ट भी मिलें, सेक्शनल टेस्ट भी मिलें, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलें, डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन भी मिले, तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज. अब उसमें वैसे तो आपको नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, बट आई जस्ट टेक 30 सेकेंड्स टू इन्फॉर्म यू हाउ यू कैन सिंपली गो अबाउट इट. तो आपने बस क्या करना है गाइज, आपने अपने ब्राउज़र पे जाना है, गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके टाइप करना है edutap EDUTAP edutap.in. और जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे दिखेंगे आपको सारे के सारे कोर्सेज. इसमें बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए, और ये रहे आपके कोर्सेज. गाइज, हम ये 2 दिन का डेमो कोर्स आपको दे रहे हैं, जो हमारे एक्चुअल कोर्स का ही 2 दिन का वर्जन है. आप 2 दिन के लिए 48 आवर्स के लिए आप जितनी मर्जी चाहे क्लासेस देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स देख सकते हैं, हमारी कंटेंट क्वालिटी को जज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन मेक अ डिसीजन आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं. ये है गाइज हमारा कॉम्बो कोर्स, जिसमें आपको आरबीआई प्लस बैंक दोनों मिलता है, और ये है आपका अकेला बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स, जो सिर्फ बैंकिंग को टारगेट करता है. गाइज, इन कोर्सेज में आपको सभी सब्जेक्ट्स की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट्स मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन तो रहता ही है, और इसमें आपको जीडी और इंटरव्यू के लिए भी गाइड किया जाने वाला है. और गाइज, इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल है. आप अगले 1 साल तक इसको यूज़ कर सकते हो. 1 साल 12 महीने तक आप इसको बेयर मिनिमम यूज़ कर सकते हो. एंड वी आर ऑफरिंग 70% discount on our bank courses and 75% discount on our combo course. So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. चलिए गाइज, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, विच इज़ टेंसेज पार्ट 2. तो गाइज, टेंसेज में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या समझाया था. टेंसेज बेसिकली स्टैंड्स फॉर द वर्ड टाइम. The word tense basically is derived from a word फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है टेम्पस, और टेम्पस का मतलब होता है बेसिकली टाइम. सो टेंसेस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है टाइम. लेकिन हमने कहाँ गलती की है, वी हैव ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट कि टेंसेस बेसिकली जो होते हैं वो एक्शन के बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं. दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉट ऑल अलोंग. जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि रोहित पढ़ रहा है, तो यू थिंकिंग दिस इज प्रेजेंट टेंस. और अगर मैं बोलता हूँ कि रोहित सो चुका है, तो यू थिंक दिस इज पास्ट टेंस. बट दिस इज रॉन्ग. रोहित सो चुका है, इट्स नॉट पास्ट टेंस, इट्स प्रेजेंट टेंस. और ये मैंने पिछले लेक्चर में सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था. अगर आपने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार जाके देख लीजिए. ठीक है. तो लास्ट लेक्चर में गाइज मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि किसी भी टेंस को, किसी भी सेंटेंस को बोलने के सिर्फ 4 तरीके पॉसिबल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं. पहला तो होता है आपका इंडेफिनेट टेंस, या जिसको हम सिंपल भी बोल देते हैं, सिंपल प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनेट. सेकंड होता है गाइज आपका कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस मतलब जो चल रहा है, ऑन गोइंग है. तीसरा होता है गाइज हमारा परफेक्ट. परफेक्ट मतलब जो इस मोमेंट पर हो चुका है, और फिर अपने ऊपर वाले दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है गाइस, जो एक्शन कुछ देर पहले स्टार्ट हो चुका है और अभी भी चल रहा है. जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसका मतलब 2 घंटे पहले स्टार्ट हो चुका है, दैट्स द परफेक्ट पार्ट. और अभी भी पढ़ रहा है, अभी भी ऑन गोइंग है, दैट इज द कॉन्टिन्यूअस पार्ट. तो ये 4 तरीके हमने सीखे थे किसी भी टेंस को बोलने के, राइट. अगर आपने पिछले लेक्चर में नहीं देखा है तो प्लीज़ अगेन रेटरेटिंग कि गो वॉच दैट प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा आज. ठीक है.
चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं गाइस कि इनको अब हम तीनों टेंसेस में डिकोड करते हैं इन चारों को, कि प्रेजेंट टेंस में इनको कैसे बोला जाता है, पास्ट टेंस में क्या बोला जाता है, और फिर फ्यूचर में कैसे इनको बोला जाता है। तो अब मैं क्या करके आपको हर टेंस का स्ट्रक्चर बताता चलूंगा ताकि आप उसको अपनी लाइफ में फॉलो करते चलो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, या जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको क्या बताए थे गाइस, कौन से होते हैं? कोई भी हैबिचुअल एक्शन है, कोई भी हैबिचुअल एक्शन, या कोई भी रिपीटेड एक्शन है। मतलब कोई भी एक्शन जो बार बार रिपीट होता है, रेगुलरली रिपीट होता है, या फिर एक हैबिट की तरह किया जाता है। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, दिस इज माई हैबिट, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं इस कंपनी में नौकरी करता हूँ, अब ये डेली करते हो आप नौकरी, रिपीटेड एक्शन है, राइट। सो आई वर्क इन दिस कंपनी। मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, दिस इज माई हैबिट, सो आई कुक माई फूड माई सेल्फ। रिपीटेड एक्शन, जैसे मैं गाड़ी से ऑफिस जाता हूँ, रोज जाते हैं, सो आई गो टू वर्क बाय कार। तो इन सेंटेंसेस में गाइस क्या सीक्वेंस रहता है? जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, जो अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या यूज होती है हमारी V1, और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। सिर्फ इसमें हमने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का जो लॉजिक था, उसमें कैसे बनता है? फर्स्ट पर्सन में हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड पर्सन में हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है, हमें वर्ब में SES ऐड करना पड़ जाता है। तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो फिर हमें क्या ध्यान रखना है? फिर हमें वर्ब को क्या करना पड़ेगा? वर्ब में SES या IES ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें लिख दी मैंने आपके लिए। नॉर्मल सेंटेंसेस में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट्स में वर्ब के साथ क्या ऐड करना पड़ जाता है? हमें SES या IES ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आई गो, ठीक है, आई गो बाय कार, वी गो, यू गो, दे गो बाय कार। लेकिन ही गोज या शी गोज, या अगर इट के साथ कुछ लग रहा है तो इसके साथ क्या आएगा? गोज। तो वी गो, यू गो, दे गो, बट ही गोज, ही के साथ या शी के साथ, मतलब सिंगुलर के साथ हमें क्या करना पड़ा? SES या IES ऐड करना पड़ता है। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। जैसे आई ड्राइव, वी ड्राइव, बट ही ड्राइव्स, रोहित ड्राइव्स, रीना ड्राइव्स अ कार। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सिंगुलर में हमें वर्ब में SES IES याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एग्जाम में बहुत गलतियां बनती हैं। और ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये चीज़। अगर आपने नहीं देखा है ये वो चैप्टर भी, तो प्लीज़ पहले वो चैप्टर देख लीजिए। तो दिस इज नॉर्मल सेंटेंसेस। और दूसरे आते हैं गाइज हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अब मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करता चलूंगा। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना गाइज, उनमें अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस याद है, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था? नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और नेगेटिव में हम नॉट यूज़ करते हैं। तो याद रखना गाइस, अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? डू और डज, ठीक है। जैसे आई गो, राइट, लेकिन आई गो बाय कार, लेकिन अगर मुझे नेगेटिव बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? आई डू नॉट गो बाय कार। तो नेगेटिव में क्या हो जाता है? आई डू नॉट। वी गो, वी यू गो, दे गो, बट वी डू नॉट गो, दे डू नॉट गो, या यू डू नॉट गो। लेकिन वहीं सिंगुलर में डू का क्या बन जाएगा? डज। ही डज नॉट गो, शी डज नॉट गो बाय कार। और सेम इंटेरोगेटिव में क्या होता है? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव में? डू यू। जैसे डू यू गो बाय कार, डू यू जैसे हम बोलते हैं डू यू गो बाय कार, या अगर सिंगुलर है तो डज ही या डज शी गो बाय कार। तो ये डू डज का जो यूज होता है ना गाइस, अब ये हमें समझना है, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। नेगेटिव जब आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है, और इंटेरोगेटिव जब आप क्वेश्चन कर रहे हो कि कुछ होता है या कैसे होता है। जैसे मैं बोलता हूँ डू यू डू यू लिव इन द सिटी,
डू यू लिव नियर बाय, डज शी वर्क इन दिस कंपनी, डज शी कम बाय कैब, सो डज शी कम बाय कैब, क्या वो कैब से आती है। तो ये होते हैं इन पे नॉर्मल सेंटेंसेस गाइस। नॉर्मल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं इनमें, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू डज यूज किया जाता है। तो देखना सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होता है। सबसे पहले कोई हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए, जैसे ही स्मोक्स अ लॉट, आई ऑलवेज टेक माई शुगर विदाउट टी, आई गो बाय कार, आई ड्राइव अ कैब, आई यूजुअली travel by bus, I generally meet my friends on weekends, I occasionally go to parties, I rarely talk to strangers, I always wake up early, she often goes by cab, I sometimes, या he sometimes visit me on Sundays, I go to my village once a week or once a month or once a year। तो ये जो बार बार रिपीटेड एक्शंस होते हैं ये बोले जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कोई जनरल ट्रूथ है या यूनिवर्सल ट्रूथ है गाइस, अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोले जाते हैं। जैसे द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, या द सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सॉरी उल्टा बोल दिया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, राइट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, राइट। सो ये जो जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोली जाती हैं। और जब हमने कोई फैक्चुअल ट्रूथ बोलना है, जैसे आई वर्क इन दिस कंपनी, शी टीचेस इंग्लिश इन अ स्कूल, या ऑल ट्रेन्स स्टॉप एट दिस स्टेशन, सो समथिंग विच इज ट्रू एट द प्रेजेंट, जो अभी सच है। जैसे मैं बोलता हूँ एवरी वन लाइज टू एवरी वन लाइज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, कि हर कोई अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है, ठीक है। एवरी वन टेक्स अ शॉर्टकट इन अचीविंग सक्सेस, हर कोई सक्सेस के लिए शॉर्टकट लेता है। तो जो ट्रूथ है उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सेकंड है गाइज आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या सीक्वेंस होता है गाइज, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, और फिर उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे रोहित राइट्स नॉवेल्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था लेकिन रोहित इज राइटिंग अ नॉवल, या दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो जो आप कहना चाह रहे हो कि इस मोमेंट पे जो एक्शन इन मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या क्या यूज होता है गाइस, देखना ये आप आई थिंक हम ये बहुत सिंपल है, हम सब ने यूज किए हुए हैं। तो सबसे पहला टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो अभी हो रहा है, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, या शी इज रीडिंग अ बुक, या आई एम ड्राइविंग, या आई एम वर्किंग, या आई एम ईटिंग फूड, जो अभी हो रहा है। दूसरा ये देखना ध्यान से गाइस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई काम जो आप इन जनरल अभी चल रहा है, राइट, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल इस मोमेंट पे हो रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ यार शर्मा जी नहीं दिखते आजकल, कहता हाँ उनका घर बन रहा है, वो एक घर बनवा रहे हैं, तो ही इज टीचिंग इंग्लिश एट अ हाई स्कूल, या दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस। तो ही इज टीचिंग इंग्लिश एट अ हाई स्कूल, मतलब कि यार जैसे मान लो तुम्हारा छोटा भाई था, तो अब मैं आया आपसे मिलने, कहता यार वो कहाँ पे है, रोहित कहाँ पे है, आपने बोला यार रोहित तो एक स्कूल में नौकरी कर रहा है आजकल, तो ही इज़ वर्किंग एज ए टीचर इन अ स्कूल। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल इस मोमेंट पे कर रहा है, बट अभी इन एट प्रेजेंट उसका ये ऑक्यूपेशन है। व्हाट आर दे ऑक्यूपाइड इन, राइट, और व्हाट इज ही और शी ऑक्यूपाइड इन। तो ये बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। और ये ध्यान से समझना गाइस, कई बार आपने न्यूज़पेपर्स में देखा है, हम ऐसा लिखा हुआ देखते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू यूरोप नेक्स्ट मंथ। तो अगर हम नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं तो वो तो फ्यूचर नहीं हुआ, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कैसे बोल रहे हैं फिर। अब ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है गाइस, कब, व्हेन अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर, के अभी नियर फ्यूचर में कोई एक ऐसी एक्शन है जो आप फिक्स हो चुका है, जिसका टाइम, जिसका वेन्यू सब कुछ फिक्स हो चुका है, मतलब उसकी पूरी प्रेपरेशन हो चुकी है। अब प्राइम मिनिस्टर के जाने की प्रेपरेशन 6 महीने पहले हो जाती है, तो जिसकी प्रेपरेशन हो चुकी है, जैसे मान लो आपने मुझसे पूछा कब जा रहे हो, मैंने बोला यार कल मेरी फ्लाइट है, तो आई एम लीविंग टुमारो, आई एम लीविंग टुमारो, कैसे, मेरी फ्लाइट फिक्स हो चुकी है, राइट। तो मैं क्या बोलता हूँ, आई एम लीविंग टुमारो। लेकिन मान लो इन जनरल आप पूछते हो यार कब जाओगे, कहते हैं यार अगले साल जाऊंगा, अब ये कुछ फिक्स नहीं है। तो अब यहाँ पे हम फ्यूचर में बोलेंगे आई विल लीव या आई विल गो नेक्स्ट ईयर। लेकिन अगर वो फिक्स हो चुका है, डेफिनेटिव अरेंजमेंट है,
तो फिर हमें उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बोल सकते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक या आई एम मीटिंग हर टुनाइट। अब टुनाइट तो आगे हो गया या नेक्स्ट वीक तो फ्यूचर हो गया, लेकिन हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कब बोल रहे हैं, जब उसका डेफिनेट टाइम और डेफिनेट अरेंजमेंट फिक्स हो चुका है। जैसे टाइम फिक्स हो चुका है कि अगले हफ्ते आप कब जा रहे हो, फ्लाइट बुक हो चुकी है, सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका है, तब आप बोलते हो आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक या आई एम मीटिंग हर टुनाइट। टाइम फिक्स है, डेट फिक्स है, वेन्यू फिक्स है, तो दैट इज डेफिनेट अरेंजमेंट। तो तब भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हाँ, सीक्वेंस यही रहेगा, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इज एम आर नहीं, सॉरी, इज और आर, एंड देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। तो तीन जगह पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज होता है, कोई एक्शन अभी चल रहा है, कोई एक्शन इन जनरल एट प्रेजेंट हो रहा है, और थर्ड कोई फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई जब डेफिनेट अरेंजमेंट हो चुका है, उसको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोल सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है गाइज, टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। अब रिसेंटली कोई ज़रूरी नहीं है, अब रिसेंटली सब्जेक्टिव वर्ड है। अब रिसेंटली का मतलब ये नहीं कि अभी अभी हुआ है, ठीक है, वो हो सकता है कि वो 10 साल पहले हुआ हो, 100 साल पहले हुआ हो। तो जब हम कोई भी, हमने बस ये बोलना होता है कि कोई एक्शन या तो इस मोमेंट से पहले शुरू हो चुका है या इस मोमेंट से पहले ख़त्म हो चुका है। जब आपने संपूर्णता बतानी है, कंप्लीटनेस शो करनी है कि ये हो चुका है, ठीक है, ये कर चुका हूँ, हो चुका है, बन चुका है, आ चुका है, लिख चुका हूँ, हो कर दिया है, हो गया है, तो चुका है, दिया है, लिया है, कर चुका है, मतलब ये सारे जो कंप्लीशन बता रहे हैं, उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में। ठीक है, जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क, कि मैंने अभी अभी अपना काम खत्म किया है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। शी हैज़ स्लेप्ट, वो सो चुकी है। तो जो काम आप बता रहे हो कि हो चुका है, आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, यस आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, या आई हैव ग्रेजुएटेड, कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। तो ये होते हैं गाइस प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस, जो आप बोल रहे हो कि हो चुका है। अब इनमें क्या सीक्वेंस लगता है गाइस, देखना, प्रेजेंट मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ, तो पहले सीक्वेंस लिखवाता हूँ, सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, या तो हैज़, अगर सिंगुलर है तो हैज़, और प्लूरल है तो हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे आई, आई के साथ आई हैव डन माई वर्क, कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, ठीक है, मेरा काम खत्म हो चुका है। वी के साथ, मतलब प्लूरल्स के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या कोई भी प्लूरल वर्ड है उसके साथ भी क्या यूज होता है, हैव। वी हैव वी हैव, चलो, completed the task, you have completed the task, और they have completed the task। बस सिंगुलर में क्या ध्यान रखना गाइस, he और she has, he has completed या she has completed the task, या she has done her work, he has done his work। तो सिंगुलर के साथ has, और बाकी सब के साथ क्या यूज होता है, have। क्लियर है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है गाइस, कोई एक्शन जो, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगैन इन द पास्ट, जो शुरू हो चुका है, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी चल रहा है। इसमें आपको दो वर्ड्स यूज होते हैं गाइस, फॉर और सिंस। ठीक है, पहले मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या रूल लगता है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज एंड हैव, उसके बाद वर्ब के, उसके बाद हम टाइम के लिए क्या लगाते हैं, बीन। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस लगाया जाता है। फॉर या सिंस के साथ हम क्या बताते हैं, अपना टाइम बताते हैं कि टाइम कब से, मतलब कब से शुरू हुआ है या कितनी देर से चल रहा है। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 6 AM, तो इट हैज़ बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रेनिंग और सिंस 6 AM। या दे हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर, कि दे हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फॉर हिम फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि वी हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर द पास्ट 6 months।
कि हम पिछले 6 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं. दिस हैज बीन गोइंग ऑन, दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द फॉर द लास्ट 80 years के, पिछले 80 सालों से यही चल रहा है. तो अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये फॉर और सिंस कहाँ पे यूज होता है. अब देखना गाइस, फॉर और सिंस. फॉर यूज होता है गाइस किसके लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि कोई काम कितनी देर से हो रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और दूसरा है गाइस, सिंस कब यूज होता है, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट बताने के लिए कि किस पॉइंट से शुरू हुआ है. ड्यूरेशन मतलब कितनी देर से हो रहा है. जैसे देखना गाइस, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. 2 घंटे से मतलब शुरू कब हुआ, 2 घंटे पहले. 2 घंटे पहले क्या टाइम था वो आपको पता नहीं है, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं 1 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock या सिंस 1 PM. तो 1 o'clock या 1 PM क्या होता है, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट. हम 10 सालों से यहाँ रह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years. फिर कोई स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट नहीं है, ड्यूरेशन है, कितने टाइम हो गया रहते हुए, 10 साल. लेकिन हम 2015 से रह रहे हैं, वी हैव बीन स्टेइंग हेयर सिंस 2015. 2015 क्या है, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट. हाँ जी, हम पिछले 6 महीने से यहाँ रुके हुए हैं फॉर द लास्ट 6 months. बट हम जनवरी से यहाँ रुके हुए हैं, वी हैव बीन स्टेइंग हेयर सिंस जनवरी. तो आपको ये देखना होता है कि आपको क्या मिला है, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट मिला है या ड्यूरेशन मिल रही है. अगर ड्यूरेशन है तो फॉर, और स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट है तो सिंस यूज किया जाता है. क्लियर है. जैसे ही हैज़ बीन मिसिंग सिंस मंडे, वो मंडे से लापता है, लेकिन वो पिछले 4 दिनों से लापता है. ही हैज़ बीन मिसिंग फॉर द लास्ट 4 days. तो 4 दिन क्या है, ड्यूरेशन, और मंडे क्या है, स्टार्ट पॉइंट. क्लियर होगा. हम 1947 से, 1947 क्या है, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट सिंस 1947. हम पिछले 80 सालों से या 78 ईयर्स से फॉर 78 ईयर्स, क्योंकि वो क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम. हम बोलते हैं फॉर सेंचुरीज, सदियों से, या पता नहीं दशकों से, फॉर डेकेड्स. लेकिन सिंस 19th century या सिंस 21st century, तो स्टार्ट पॉइंट बता रहे हो तो सिंस, और ड्यूरेशन बता रहे हो तो फॉर. तो ये था गाइज आपका प्रेजेंट टेंस. अब चलते हैं अपने पास्ट टेंस के ऊपर. ठीक है, मैं अभी आज सिर्फ आपको पूरा इनका ना स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ. इसमें कुछ और एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा अभी. ठीक है. चलिए, तो पास्ट टेंस क्या होता है गाइस, पास्ट इंडेफिनिट, वही है, सिंपल पास्ट भी बोलते हैं इसको. पास्ट इंडेफिनिट कब 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 यूज होता है गाइस, देखना, जब हमें टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट और पास्ट एक्शन, जब हमें पास्ट में बस ये बताना होता है कि कुछ हुआ था. ठीक है, दिस एक्शन इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू प्रेजेंट, इट इज देयर फॉर यूज्ड इन द पास्ट टेंस. मतलब इसको सिंपल हम क्या बोलते हैं, एनी अकरेंस ऑफ पास्ट. एनी अकरेंस ऑफ पास्ट मतलब जब आपने बस ये बताना है बिना किसी टाइम फ्रेम के, कोई टाइम ज़रूरी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ये बताना है कि ऐसा हुआ था. जैसे मैं कल उससे मिला था, आई मेट हिम यस्टरडे. ठीक है, मेरी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी, आई स्पोक विद हिम अ लिटिल वाइल अगो. मैं पिछले हफ्ते दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक. तो इसमें सीक्वेंस क्या रहता है गाइस, इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म. ठीक है, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट. तो जैसे मैं बोलता हूँ, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते दिल्ली गया था. आई मेट हिम यस्टरडे, मैं कल उससे मिला था. तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस V2. अब इसमें अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ जाता है गाइस, डिड. जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख रहे थे ना, डू डज यूज हो रहा था, ऐसे ही पास्ट में क्या यूज होता है, डिड. आई वेंट देयर. लेकिन अब अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं तो आप देखना गाइस, आई डिड नॉट गो देयर. अब जब हम डू का डिड बना देते हैं ना, तो फिर हम गो का वेंट नहीं बनाते, फिर हम फर्स्ट फॉर्म में ही रखते हैं. तो आई डिड नॉट गो टू मथुरा, मैं मथुरा नहीं गया. या डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गए थे, तो डिड यू
गो देयर, क्या तुम वहां गए थे? तो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में हमें क्या यूज करना पड़ता है? डिड यूज करना पड़ता है। बट नॉर्मल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? नॉर्मल अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। ठीक है, जैसे जब हमें टाइम दिया हो, जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, मैं कल उससे मिला था। शी डाइड इन 1987, वो 19 उनकी मौत 1987 में हुई थी। और जब टाइम गिवन ना हो बट अंडरस्टूड हो, इम्प्लाइड हो या डेफिनेट हो, जैसे आई बॉट दिस पेन इन बॉम्बे, मैंने पेन बॉम्बे में खरीदा था। अब टाइम पता नहीं कब है, बट मैं सिर्फ अकरेंस ऑफ पास्ट बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। ठीक है, व्हेन द टाइम इज आस्क्ड फॉर, जब टाइम पूछना है कि व्हेन डिड यू मीट हिम, तुम कब उससे मिले थे? डिड यू टॉक टू हिम, क्या तुम्हारी उससे बात हुई थी? तो इंटरोगेटिव में हम डिड यूज करते हैं और नेगेटिव में डिड। बट नॉर्मल सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, याद रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में क्या थी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस। जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जब आप ये बोल रहे हो कि कोई एक्शन ऑन गोइंग था लेकिन पास्ट में किसी टाइम पे, कि जब आप पास्ट में बोल रहे हो और आप बोल रहे हो उस टाइम पे ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में हो रहा था। जैसे आई वॉज टेकिंग माई बाथ एट 8 o'clock, या आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन वेन ही केम, जब वो आया मैं खेल रहा था। या जैसे मैं बोलता हूँ शी वॉज स्लीपिंग वेन आई केम होम, जब मैं घर आया तब वो सो रही थी। तो जब मैं घर आया, ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, और शी वॉज स्लीपिंग ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें सीक्वेंस क्या रहता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर है तो वॉज, और प्लूरल है तो वर। ठीक है, और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। गाइस, अगर आपको लग रहा है कि आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत है, यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ जब, और इसमें वेन तो यूज होता है, इसमें एक वाइल भी यूज होता है साइमल्टेनियस एक्शंस के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ वाइल आई वॉज while I was driving on the highway, I saw an elephant. जब मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा था तो मैंने एक हाथी देखा। तो आई सॉ एन एलिफेंट while I was driving on the highway। तो while I was driving on the highway, जब आपने ये बताना है कि पास्ट में ऐसा हो रहा था, ठीक है, जब मैं ये कर रहा था, तो यू कॉल्ड मी while I was sleeping, कि तुमने जब कॉल किया तब मैं सो रहा था। तो जब आपने ऑन गोइंग एक्शन बताना है पास्ट में, वो हम किससे बताते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस से। अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है गाइस? पास्ट परफेक्ट जब हम बता रहे हैं कि कोई एक्शन उससे पहले हो चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट क्या था? जो हो चुका है, राइट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है गाइस? कोई एक्शन जो हो चुका था, सम एक्शन दैट हैड एंडेड और दैट हैड स्टार्टेड बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम से, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, जब आप बता रहे हो उससे पहले ये हो चुका था, कि तुम्हारे आने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। याद है ये वाले सेंटेंसेस गाइस? डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो ये होते हैं पास्ट परफेक्ट। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, कि इस टाइम से पहले ऐसा हो चुका था। जैसे एट 7 PM ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड, के 7 बजे से पहले, ये 7 बजे सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। 16 साल की उम्र में वो अपनी ग्रेजुएशन कर चुकी थी। तो एट 16 years शी हैड पास्ड हर ग्रेजुएशन, या शी हैज पास्ड हर शी हैड पास्ड हर बीए एग्जामिनेशन। और दूसरा, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट विच वॉज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, कि कोई एक्शन जो किसी दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, कोई एक्शन जो पास्ट में है और आप बता रहे हो कि उससे पहले भी ये हो चुका था। जैसे वी हैड लॉक्ड ऑल द रूम्स बिफोर वी लेफ्ट द हाउस, कि हम निकलने से पहले हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। आई हैड ऑलरेडी नोन द रिजल्ट व्हेन शी रैंग मी अप, कि जब उसने मुझे कॉल किया मुझे रिजल्ट पता लग चुका था। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ आई हैड, या चलो
he had received the orders before I called him. क्या कि उसको मेरे कॉल करने से पहले ऑर्डर्स मिल चुके थे। तो मेरे कॉल करने से पहले ही हैड रिसीव्ड द ऑर्डर्स, उसको अपने ऑर्डर्स मिल चुके थे। तो इसमें सीक्वेंस क्या रहता है गाइस? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड इसमें तीनों में हैड आता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है आपका। तो हैड प्लस V3 इसमें यूज किया जाता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस गाइस वही सेम जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बोल रहे थे कि कोई एक्शन शुरू हो चुका था और अभी भी चल रहा है, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कोई एक्शन जो शुरू हो चुका था और जिस मोमेंट की आप बात कर रहे हो पास्ट में उस टाइम पे चल रहा था। जैसे मैं बोलता हूँ जब तुम्हारा फ़ोन आया मैं 2 घंटे से सो रहा था, या जब तुम घर आए मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो जब तुम घर आए उससे 2 घंटे पहले स्टार्ट किया था, और जब तुम घर आए उस टाइम पे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो इसमें भी वही फॉर और सिंस यूज़ होता है जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखा था। लेकिन इसको कैसे कौन से सेंटेंसेस में यूज़ होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगैन बिफोर अ सर्टन टाइम इन द पास्ट, कि कोई एक्शन जो एक टाइम से पहले स्टार्ट हुआ था एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम और स्टॉप्ड जस्ट बिफोर, कि उससे पहले शुरू हो चुका था और जब आप बात कर रहे हो तब तक चल रहा था। जैसे द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स व्हेन द नर्स अटेंडेड टू हर, कि जब नर्स ने बच्चे को संभाला वो 10 मिनट से रो रहा था। मतलब संभालने से 10 मिनट पहले शुरू किया था रोना, और जब उसने संभाला तब तक वो 10 मिनट तक रो रहा था। Until he reached class 8, रवि हैड बीन स्टडिंग इन अ विलेज स्कूल, के जब तक वो 8वीं क्लास में पहुंचता तब तक उससे पहले वो एक विलेज के स्कूल में पढ़ रहा था, मतलब गांव के स्कूल में पढ़ रहा था। जैसे मैं बोलता हूँ आई हैड बीन वेटिंग फॉर 1 आवर व्हेन यू अराइव्ड होम, कि जब तुम घर पे आए मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। तो मतलब तुम्हारे घर आने से 1 घंटा पहले स्टार्ट किया था इंतज़ार करना, और जब तुम घर आए मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो ये कैसे बनाए जाते हैं guys? इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड, हैड के साथ टाइम बताने के लिए बीन, और बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आता है आपका फॉर या सिंस। ये फॉर और सिंस के बिना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बन सकते गाइस, ठीक है? तो फॉर और सिंस के साथ टाइम, और फिर अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, ठीक है? दैट्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलिए गाइस अब चलते हैं अपने फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं लेकिन आप वही फ्यूचर इंडेफिनिट या जिसको हम सिंपल फ्यूचर बोलते हैं। फ्यूचर क्या होता है गाइस? फ्यूचर इज बेसिकली एन अजम्पशन। जब आपने कोई अजम्पशन बोलनी होती है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा, मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगा, ये आपकी अजम्पशन है ना। देखो गाइस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पास्ट जो हो चुका है वो फैक्ट है, जो हो चुका है वो फैक्ट है, राइट, सच है वो। प्रेजेंट जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है वो रियलिटी है। लेकिन फ्यूचर क्या है? अभी फ्यूचर अभी रियल नहीं है, फ्यूचर एक अजम्पशन है कि मैं ऐसा करूंगा। क्या आप गारंटी लेते हो कर पाओगे? आप बोल रहे हो कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगा, गारंटी है चले जाओगे? क्या पता प्लान चेंज हो जाए, बस छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, या फ्लाइट ना मिले, या मौसम ख़राब हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, 100 चीज़ें हैं, राइट? तो फ्यूचर में जब भी हम कुछ बोलते हैं ना तो इट्स ऑलवेज एन अजम्पशन। तो वेयर डू वी यूज फ्यूचर टेंस? व्हेन वी हैव टू डिस्क्राइब एन अजम्पशन। अजम्पशन इज व्हेन यू आर अज्यूमिंग समथिंग टू हैपन। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या सीक्वेंस फॉलो किया जाता है गाइस? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, हम मोडाल यूज करते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। जैसे ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वो कल क्रिकेट खेलेगा। सो टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज स्टिल टू टेक प्लेस, कि जो अभी हुआ नहीं है, जो अभी होगा, जो अभी फ्यूचर में हम कह रहे हैं हम करेंगे। आई विल लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली के लिए जाऊंगा। आई विल लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते दिल्ली के लिए निकलूंगा, ठीक है? या
ही विल रिटर्न टुमारो, वो कल लौट कर आएगा। ठीक है, तो जब हम फ्यूचर में विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ टाइम, जब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बोल रहे, बस हम ऐसा बोल रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, दे विल अराइव टुडे, वो आज आ जाएंगे। तो जब भी आपने बोलना है कि सर आज तो प्रेजेंट नहीं है, नहीं, इस मोमेंट से आगे जो भी बोल रहे हैं वो फ्यूचर है अभी। ठीक है, तो फ्यूचर अजम्पशन के लिए हम क्या यूज वो करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए गाइज, नेक्स्ट है गाइज आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है गाइज, जब आप फ्यूचर में बोल रहे हो कि उस टाइम पे आगे ये हो रहा होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि जब तुम घर आओगे तब मैं सो रहा हूँगा। मान लो आपने बोला आप कितने बजे आओगे, कहते यार मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे 12-1 बज जाएंगे। बोला यार फिर तो जब तुम आओगे तब मैं सो रहा होऊंगा, राइट। तो ये होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसमें कैसे बनते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल, विल के साथ बी, और बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर अगर ज़रूरत है तो ऑब्जेक्ट। तो विल बी डूइंग, आई विल बी डूइंग माई वर्क व्हेन यू कम होम, she will be sleeping when I arrive home. So to express an action as going on at some time in future, ये फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा। जैसे when I reach there he will be reading a book, जब मैं वहाँ पहुँचूंगा वो एक किताब पढ़ रहा होगा। ठीक है, जब मैं घर आऊँगा तब वो सो रही होगी। ठीक है, जैसे she will be sleeping when I arrive, जब मैं आऊँगा तब वो सो रही होगी। या कोई ऐसा एक्शन, व्हेन एन एक्शन टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी किया था ना, जो फ्यूचर में जो प्लान हो चुके हैं उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बोल रहे थे, लेकिन नियर फ्यूचर वाले को। लेकिन जो फ्यूचर से भी आगे बहुत फार फ्यूचर में, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। जैसे ही विल बी कमिंग हेयर फॉर दिवाली पूजा, वो दिवाली पूजा पर यहाँ पर आएगा। ठीक है, आई विल बी कमिंग होम एट होली, सो आई विल बी कमिंग होम, ये मेरा प्लान है फार फ्यूचर का। आई विल बी कमिंग होम एट होली, मैं होली पर घर आऊँगा। तो आई विल बी कमिंग होम, तो ये हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं। बट नॉर्मली जब हम ये बोलना होता है ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, कि जब तुम यहाँ आओगे मीटिंग चल रही होगी। सो व्हेन यू कम हेयर द मीटिंग विल बी गोइंग ऑन। ठीक है, तो हो रहा होगा, विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट गाइस, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कब यूज करते हैं, जब आपने बोलना है फ्यूचर में कोई एक्शन शुरू हो चुका होगा या कोई एक्शन खत्म हो चुका होगा। विल हैव स्टार्टेड और विल हैव एंडेड, जब आप बोल रहे हो टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टन फ्यूचर टाइम, कि उस टाइम तक ऐसा हो चुका होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि जब मैं वहाँ पहुँचूंगा गाड़ी निकल चुकी होगी। जैसे मैं बोलता हूँ बाय द टाइम वी रीच द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, के गाड़ी क्या हो चुकी होगी, जा चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। हाँ जी, जब तक हम पहुंचेंगे मीटिंग शुरू हो चुकी होगी। या हाँ चलो ऐसे करते हैं, बाय द टाइम वी अराइव, या बाय द टाइम आई अराइव, कि जब तक मैं पहुंचूंगा द मीटिंग विल हैव बिगन, मीटिंग शुरू हो चुकी होगी। मतलब आप लेट हो रहे हो मान लो, तो आप बोल रहे हो कि यार जब तक तुम आओगे तब तक तो मीटिंग शुरू हो चुकी होगी, तो द मीटिंग विल हैव बिगन। तो ये बनते हैं इस तरह से, आई शैल हैव रेड द बुक व्हेन यू कम नेक्स्ट, कि जब तुम अगली बार आओगे तब तक मैं ये किताब पढ़ चुका हूँगा। तो इसको किस सीक्वेंस में बनाया जाता है इस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल, विल के साथ हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, विल हैव डन, विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये ऐसे बनाए जाते हैं, विल हैव लेफ्ट या विल हैव बिगन। बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव स्लेप्ट, जब तक तुम आओगे तब तक मैं सो चुका हूँगा। तो आई विल हैव स्लेप्ट व्हेन यू कम होम।
आई विल हैव स्लेप्ट व्हेन यू कम होम, कि जब तुम घर आओगे तब तक मैं सो चुका होऊंगा। ये ऐसे बनाए जाते हैं गाइस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखने गाइस, ये जो टेंस होता है ना, इसको हम अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं करते। इस पे मैंने आज तक शायद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ना देखा हो, बट क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है तो हमें मालूम होना चाहिए। अब ये बहुत रेयरली बनते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सेंटेंसेस हैं ये कैसे बोले जाते हैं गाइस? कोई एक्शन जो आप बोल रहे हो कि पास्ट में शुरू हो चुका है, और आगे फ्यूचर में आप बोलोगे कि उस टाइम तक ये इतने टाइम से चल रहा होगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको किसी कंपनी में काम करते हुए 11 महीने हो गए, राइट? समझना एक बार कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको किसी कंपनी में काम करते हुए 11 महीने हो गए, कोई आपसे पूछे आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हो, तो नॉर्मली आप क्या बोलोगे कि भाई मैं पिछले 11 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ, राइट? लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि 1 महीने बाद, मतलब अभी से 1 महीने बाद मैं यहाँ पर 1 साल से काम कर रहा हूँगा, ये ऐसे बनाए जाते हैं। अब देख लो आप अपनी लाइफ में इसको कितनी बार बनाते हो ऐसे सेंटेंसेस। मान लो आपको, मैंने क्या बोला, 11 महीने हो गए, 1 महीने बाद आपको पूरा 1 साल हो जाएगा। तो मान लो आपने ये बोलने की बजाय कि मैं यहाँ पिछले 11 महीने से काम कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे बोलो कि आज से 1 महीने बाद मैं यहाँ पर 1 साल से काम कर रहा हूँगा, मतलब ऑलरेडी पास्ट में शुरू हो चुका है, अभी भी चल रहा है, और आप फ्यूचर में बोल रहे हो कि उतने टाइम बाद ये इतने टाइम से हो रहा होगा। इसीलिए मैंने बोला इसको हम रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते, बट क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं तो इनको मालूम आपको होना चाहिए। सो टू इंडिकेट एन एक्शन represented as being in progress over a period of time that will end in the future, तो जो ऑलरेडी हो रहा, चल रहा है, और आप फ्यूचर में बोल रहे हो कि इतने टाइम बाद ये इतने टाइम से हो रहा होगा। जैसे आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 months इन दिस ऑफिस बाय एंड ऑफ जून, कि जून के एंड तक, जून के एंड में मैं इस कंपनी में 5 महीने से काम कर रहा हूँगा। मतलब आपने जनवरी से स्टार्ट कर दिया है और जून एंड में मुझे यहाँ काम करते 5 महीने, मैं 5 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँगा, ठीक है। जैसे आफ्टर 2 more years we will we will have been staying here for 10 years, okay? आज से 2 साल बाद हम यहाँ 10 साल से रह रहे होंगे। मतलब आपको ऑलरेडी 8 years हो चुके हैं, और 2 साल बाद की बात कर रहे हो, तो ये 2 साल बाद हम यहाँ 10 साल से रह रहे होंगे। सो आफ्टर 2 more years वी विल हैव बीन स्टेइंग हेयर फॉर 10 years। ये ऐसे बनाए जाते हैं। क्लियर है गाइस? तो ये हैं आपके वो 12 टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। 4 आपके प्रेजेंट के, 4 आपके पास्ट के, और 4 ही आपके फ्यूचर टेंस के। तो आज मैंने आपको समझाया कि किस टेंस में सेंटेंस को किस स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। अब आपको अगर किसी स्ट्रक्चर में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नहीं तो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा इन पे कहाँ पे आपको ध्यान रखना है और कैसे इसमें गलतियाँ बनती हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। बट जाने से पहले आई वॉन्ट यू टू शेयर योर फीडबैक विद मी कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे सीखना, ये कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एंड डू लेट अस नो that what is your experience with us. So do share your feedback with us on this given email id hello@edutap.co.in, right? So that's it for today. We'll continue this in the further lectures, but till then guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So जैसे मैंने आपको बताया, आपको 2 दिन के लिए हमारा डेमो कोर्स फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो 2 दिन के लिए आप हमारा बिल्कुल कंप्लीट कोर्स, जिसमें क्वांट्स भी, रीजनिंग भी और इंग्लिश के भी लेक्चर्स हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। 2 दिन तक उनको जाके देखिए, कंटेंट क्वालिटी चेक कीजिए, डिलीवरेबल्स देखिए, और फिर अपना डिसीजन बनाइए इफ़ यू वांट टू जॉइन अस इन आवर कोर्सेज। कैसे करना है गाइस? वैसे तो लिंक नीचे दिया हुआ है, बट बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। यू कैन जस्ट विजिट योर ब्राउज़र, जस्ट अपने ब्राउज़र पे जाओ, और ब्राउज़र पे जाके बस आपने लिखना है edutap.in,
जैसे ही आप edutap.in सर्च करोगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे सारे कोर्सेज। पे बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहा गाइस हमारा 2 दिन का बैंकिंग एग्जाम महापैक डेमो कोर्स। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है गाइस, सभी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, समरी शीट्स मिलेंगी, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स मिलेगी, पीवाईक्यूज मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट, समरी शीट्स, कॉन्सेप्ट नोट्स, सब कुछ आपको यहाँ मिलता है और डाउट और क्वेरी रेजोल्यूशन तो होता ही है। So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है गाइस, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you once again, all the very best, see you in the next lecture, and happy learning to all of you.